बोर्ड से हो, ठीक है, बेशक आप किसी भी उससे हो, स्टेट से हो, कोई भी बोर्ड है आपका, आपका एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है केमिस्ट्री का, ऑलराइट। और फिजिक्स में तो अब थोड़ा सा लेवल सीबीएसई में तो बढ़ा दिया है, तो फिजिक्स में तो तुम्हारा बल्कि बहुत अच्छा है कि तुम लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। बट फॉर केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड पेपर रहता है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को 75% ही चाहिए होते हैं, और अगर कैटेगरी है तो उसमें 65% आप लोगों को चाहिए होंगे, जो कि आप इजिली लेके आ सकते हो। बट मैं पर्सनली आप लोगों को, ये बाकी आपकी चॉइस है, बट मैं पर्सनली, मेरी जितने बच्चों से मेरी बात हुई है या फिर बाकी टीचर्स की जो भी बात हुई है, प्लीज आप थोड़ा सा उस हिसाब से सोचिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो सपना है वो जेई करना है, स्कूल के एग्जाम में थोड़े मार्क्स कम आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्कूल में अगर तुम 90%, 95% ले आओगे और टॉपर बन जाओगे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, और जेई में जब कुछ नहीं आएगा तो फिर वो सिर्फ 2 दिन तुम खुश होगे, कूदोगे, हंसोगे। गेटिंग माई पॉइंट। बट अगर मान लो तुम जेई में एक अच्छा रैंक ले आते हो, एक अच्छे परसेंटाइल के साथ तुम्हारा किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तो वो तुम्हारी खुशी एक अलग लेवल की होगी। यस मैम। समझ रहे हो। तो क्योंकि ना आप लोगों को, मैं चाहती हूँ आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले। जितने बच्चों से मेरी बात हुई है ना, मेरी जो बात हुई है, मोस्टली बच्चे का 2 बजे तक छुट्टी हो जाती है स्कूल से, और मतलब लगभग लगभग कुछ तो 2:15 ही घर आ जाते हैं, कुछ 3 बजे घर आते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है कि आप अपना बाकी का टाइम 1 घंटा मस्त आराम से सो, खाओ पियो, 1.5 घंटा आराम करो, जिसमें आप खाना खा लो, थोड़ा सा नींद ले लो अपने आराम से, फिर उसके बाद एक एक्टिव, मतलब एक्टिवनेस के बाद अपना काम करना स्टार्ट कर दिया करो। और क्लास से पहले भी 20 मिनट 30 मिनट्स का ब्रेक ले लिया करो, ताकि जब 3 घंटे, क्योंकि 3 घंटे क्लास में बैठना होता है, तो तुम्हारा दिमाग एक्टिव होना चाहिए उस टाइम, है ना। टीचर जो समझा रहा है वो समझ में आना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। तो उसके लिए आप लोगों को टाइम निकालना जरूरी है, वो तभी हो पाएगा व्हेन यू हैव अ टाइम, ठीक है। स्कूल से अगर छुट्टी लेने के लिए टीचर ज्यादा मना नहीं करते हैं तो 1 दिन की ले लो छुट्टी, कुछ बच्चे 2-2 दिन की भी ले लेते हैं, है ना। तो वो अपना टाइम स्पेंड करो, क्योंकि अभी तो ये लगा लो तीसरा चैप्टर चल रहा है मेरे में, तो समझ रहे हो। और ये आगे चलता जाएगा, सिलेबस बढ़ता जाएगा, सिलेबस रुकेगा नहीं। एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगेंगी तुम लोगों की केमिस्ट्री की, क्योंकि सिलेबस पीछे जा रहा है, मतलब लाइक तुम लोगों का सिलेबस 4-5 लेक्चर पीछे हो चुका है, जितना मैंने सोचा था, है ना। तो उसके लिए लगा करेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस संडे में ही। तो वही है, सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, तो इसीलिए तुम्हें उस हिसाब से कवर अप करने की जरूरत है फिर, ठीक है। तो आई थिंक आई शुड गेट स्टार्टेड। मैंने जो डीपीपी 1 दी थी उसकी आंसर की डीपीपी में ही थी, अगर तुमने देखा हो तो। देखा क्या? यस मैम। हाँ। यस मैम। और अगर मान लो, मैं Yes, फिर ma'am. बोल रही हूँ, अगर आपको कोई डीपीपी का सॉल्यूशन नहीं मिलता है ग्रुप में, या फिर स्क्रॉल अप करना पड़ता है, तो बच्चों आप रिसोर्स शीट में जाओ, अपना टाइम ज्यादा बर्बाद मत करो। रिसोर्स शीट में आपको डीपीपी और उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसको बार बार स्क्रॉल अप करके मत देखा करो कि कहाँ गए नोट्स और वो, ठीक है। नेक्स्ट डे जो है 10 बजे तक मैं अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें रेट लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बेसिकली वो करना है, ठीक है। पहले तो कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो अपने रह गए थे लास्ट क्लास में, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और कराने हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं, बट डिटेल में हम आने वाली क्लासेस में करते जाएंगे। अभी सिर्फ बताऊंगी रेट लो क्या होता है, रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, रेट कांस्टेंट क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, टाइम मिला तो हम एलिमेंट्री रिएक्शंस को भी आज स्टार्ट कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए आइए। तो बेटा ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में करवा दिया था, बस एक बार पढ़ के मेरे को कंफर्म करो। हाँ मैम यही तो पढ़ाया था आपने। रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए सेम था, याद करो, बताया था ना मैंने। रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? चेंज इन कंसंट्रेशन of reactant by stoichiometric coefficient is equal to change in concentration of product by stoichiometric coefficient into time taken, right?
उसके अलावा रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, याद है ना। जरूरी नहीं है कि अगर ए से बी में जा रहा है तो माइनस डी ए बाई डी टी, मान लो ये है, एक सेकेंड, कि माइनस डी ए बाई डी टी डीवी बाई डी टी के बराबर होगा, सेम हो भी सकता है। नहीं, सेम कब होगा, जब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होगा। ठीक है जी, चलिए, तो मैंने क्या यही लिखवाया था आपको। अगर किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो कैसे करोगे उसको एक्सप्रेस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बाय स्टोइचियोमेट्रिक। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल भी लिखा है, तो अगर मान लो तुम्हें इसके लिए लिखना हो तो कैसे लिखते हो मेरा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस हाफ डी ए बाई डी टी माइनस डीवी बाई डी टी 1/4 डीसी बाई डी टी और 1/3 डीडी बाई डी टी। ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो सारे बच्चे, देखो एक बार। यस यस मैम। पढ़ाया या भूल के आ गए सब कुछ? हाँ, हम पढ़ाया, ठीक है। और माइनस डी ए बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। माइनस डीबी बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। माइनस डीसी बाई डी टी प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये डीसी बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी है। तो क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकती हूँ, बोलो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम मोलैरिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हो और मोल्स की टर्म में भी लिख सकते हैं। और तुम्हारा मर्जी हो, तुम डी बाई डी टी यूज करो, इंस्टेंटेनियस रेट यूज करो, या फिर एवरेज रेट यूज करो, डेल्टा से करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है मेरा बेटा? चलिए, तो ये वाला सवाल था जो मैंने कहा था एक बार ट्राई करना, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया हो। ये 2019 में पूछा गया था और एक ऐसा क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा, मॉड्यूल में मिलेगा, मॉक टेस्ट में मिलेगा, एंट्रेंस में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। ऐसा सवाल है ये। तो बेसिकली ऐसे सवालों को करने का अप्रोच क्या होता है बेटा, अप्रोच क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, तुम्हें क्या लिखा हुआ है, एक्स ए और वाई बी, है ना। और यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है लोग की टर्म्स में। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, आपको बताना क्या है, ए और बी बताना है आप लोगों को, ए और बी क्या होने वाला है। ठीक है, ए और बी, ऐसे ए और बी क्या होने वाला है। तो एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो ऐसे लिखूंगी, -1/x डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/y dB बाई डी टी। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। चलिए मैम, ठीक है, बात तो ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से देखना एक बार, आओ इधर। तो यहाँ पे अब आपको 0.30130 दिया हुआ है, तो ये log 2 की वैल्यू होती है ना। तो मैं कैसे लिखूंगी, log m प्लस log n। ठीक है, log m बाय n होता है। या एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, log da बाई डी टी, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, माइनस log db बाई डी टी इज इक्वल टू log 2। बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n, यानी कि da बाई डी टी बाय db बाई डी टी इज इक्वल टू 2। यानी कि कहने का क्या, log 2। अब log से log गया, तो यानी कि इसको क्या लिखोगे, da बाई डी टी db बाई डी टी बाय db बाई डी टी इज इक्वल टू 2। यस और नो? ठीक है मैम। यस मैम। इसको कैसे Yes, लिख सकते हो, देखना एक बार। इसको मैं ऐसे लिख दूं, मैम डी बाई डी टी बाई डीबी बाई डी टी, कितना हो जाएगा, एक्स बाय वाई। बोलो, यस मैम। ठीक है, लिख दूं। अब इन दोनों को कंपेयर करो। तुम इतना चुप क्यों हो, जैसे पता नहीं मैंने क्या ही लिख दिया हो। हाँ, ऐसा क्यों सोच रहे हो ऐसा? एक्स बाय, इसको कंपेयर करो तो एक्स बाय वाई क्या आ गया मेरे पास, 2 आ गया। यस मैम। यस मैम। यानी कि x is to y, 2 is to 1, यानी कि x अगर 2 होगा तो y 1 होगा। 1 बोल होगा। सकती हूँ ना मैं।
चलिए चेक करते हैं मेरा बेटा, चेक करते हैं, इधर आइए, आओ जी। तो यहाँ पे आपको बोला है ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आपको बताना है, तो देखते हैं होगा क्या मेरा बेटा। तो यानी कि 2A और ये होगा, बोलो। यस मैम। अब देखते हैं एन ब्यूटेन क्या होगा, ये होता है 1 2 3 4, ये होगा एन ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्या होगा, ये होता है आइसोब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद C2H2 क्या होता है मैम, ये होता है। और C6H6 क्या होता है, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे C2H4 क्या होता है, इधर देखो ना, आपका इधर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इथाइलिन होता है, और ये C4H8 है। तो ये है 2:1 में, ध्यान से देखिए। यस अगर मैं मैम। ये 2 कर लूं आगे, और तो ये क्या हो जाएगा, C4H8 बन जाएगा, यानी कि ये 2:1 में है। ये किसमें है, इसमें इधर, ये किसमें है, ध्यान से देखो, ये 1:2। 1:2 में है, तो ये नहीं होगा, ये तो है ही नहीं मैम, हटा दीजिए इसको, तो है ना, हटा दीजिए। जब आप यहाँ पे 3 करोगे तो ये आएगा, ठीक है। और ये भी नहीं है, पहले वाला भी, ध्यान से देखो। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है जो हमें बताना है, सी ऑप्शन। मैम सी ऑप्शन। तो जितने भी ऐसे सवाल के क्वेश्चन आएंगे, जितने भी तुम्हें दिखेंगे मॉड्यूल में या कहीं और दिखेंगे टेस्ट में, वो सब इस अप्रोच से करना है। आप क्या करेंगे, 0.3010 को आप पहले लोग की टर्म्स में कर लेंगे, और कुछ उसको इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि आपको ये मिल जाए dA/dt/dB/dt आएगा क्या, और जो आपको रिएक्शन दिया उसका रेट लिख लो। तो दोनों को कंपेयर करोगे, कुछ नहीं करना, ऑप्शन से देखना है कि क्या होगा, ठीक है। तो मैंने देख लिया 2:1 की रेशियो में कौन था, तो मेरा आंसर क्या आ गया मेरा बेटा, सी ऑप्शन आ गया। क्लियर है सबको? यस मैम। और मैं आप लोगों को झूठी उसमें नहीं रखूंगी बेटा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अंधेरे में नहीं रखूंगी। मैं डायरेक्ट बोल दे रही हूँ, ये चैप्टर से सवाल इजी नहीं आते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से सवाल मॉडरेट से डिफिकल्ट ही आता है सवाल, आप बेशक किसी भी साल का उठा के देख लो, ठीक है। सो इसीलिए आप लोगों को इस चैप्टर में थोड़ा सा, जितने भी फिजिकल के चैप्टर हैं बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, तो तभी बच्चे जो हैं फिजिकल में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल की, क्या, ताकि अगर कैसा भी सवाल आए, अगर देखो बहुत ज्यादा मुश्किल आएगा तो टेंशन मत लेना, छोड़ देना। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आया जो आप लोगों को करना चाहिए था, अगर आप वो लोग नहीं करके आओगे, फिर वहां प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को ये जरूर देखना है कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ये देखो, अब ये वाला क्वेश्चन 2022 में आया था, और 2022 केमिस्ट्री का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था अभी तक, लास्ट अगर मैं बात करूं 7-8 साल में। तो ये क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्या कहता है। मैं फिर बोल रही हूँ, आपको एटलीस्ट 3 से 4 साल के पेपर जरूर सोल्व करने हैं। आपको एक इक्वेशन दी हुई है बेटा, ठीक है। कंसंट्रेशन, कुछ कुछ चीजें बोली हुई हैं, लिखे क्या चीजें क्या है वो, आइए। वो कह रहे हैं जो सी की कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो रही है 10 से 20 इन 10 सेकेंड, यानी कि 20 - 10/10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कंफर्म कीजिए सारे बच्चे बेटा, जो बच्चे लेट आ रहे हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, बिगड़ जाएगा आपका शेड्यूल, ऐसे काम नहीं चलेगा। निकाल लिया dC/dt, बोलिए। यस मैम। ठीक है, रेट ऑफ, फिर क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, यानी कि dd/dt कितना दिया हुआ है, 1.5 टाइम्स दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डी, यानी कि -dB/dt। क्या कहते हो, यही दिया हुआ है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि dd/dt -3/2 dB/dt लिख दूं। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि डिसअपीयरेंस की बात हो रही है, क्या मैं ऐसे लिख दूं। तो यहां से क्या आया मेरे पास, अगर मैं 3 को नीचे ले जाऊं,
और 2 को वहीं रहने दूं, तो मुझे क्या यहाँ पे b का कोफिशिएंट और d का कोफिशिएंट मिल जाएगा क्या? मुझे यहाँ पे गामा 4 मिल जाएगा क्या? देखो ना, गामा 4 कितना है 3 और गामा 2 कितना है 2, बोलो। क्योंकि जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उसी को ही तो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, हाँ या ना? Yes. Yes, ma'am. देखो, Yes, अगर आप लोग पहले वाली क्लास रिवाइज करके आए हो तो ही समझ में आएगा, नहीं तो सर के ऊपर से जाएगा, अरे मैम ये क्या हो रहा है। हाँ जी, समझ रहे हो? Yes. हाँ, Yes, sir. और रेडी रहो इस संडे को, कोई टेस्ट नहीं है ना, कोई टेस्ट नहीं है ना, रेडी रहो 2 घंटे की क्लास के लिए, 3 से 5 शाम को, 3 से 5 क्लास लूंगी, एक्स्ट्रा क्लास, और सभी के सभी प्रेजेंट होने चाहिए क्योंकि कोई टेस्ट नहीं है आप लोगों का, ठीक है? Okay, ma'am. चलिए आगे आइए, आगे चलते हैं। फिर वो बोल रहा है आगे चलो कि मैम वो कहता है, कौन कहता है क्वेश्चन, कि dB by dt यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है विच इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, यही बोलता है। और इसको हम लिख कैसे सकते हैं, कोई मुझे बताएगा? इसको यहाँ ले आऊं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इससे हमें क्या पता चल गया? हमें पता चल गया गामा 1 कितना है 1 और गामा 2 कितना है मेरा बेटा 2, हाँ या ना? Yes, ma'am. यानी कि Yes, ma'am. गामा 1, गामा 2 और गामा 4 हमें पता चल चुका, ये अभी भी नहीं पता लगा। क्या कहते हो सारे बच्चे? अरे बोलो यार, तुम कैसे बिहेव कर रहे Yes, हो? ma'am. तुम लोग पढ़ के Yes, नहीं ma'am. आए हो क्या? क्या क्या कराया था? ये पढ़ ऐसा के भी क्वेश्चन नहीं है जो तुम लोग ऐसे बैठे हो, ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस उसको अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन पे। आगे क्या बोलता है वो, द रेट ऑफ इतना धीरे होएगा ना, फिर सिलेबस आप लोगों का नवंबर में भी नहीं खत्म होगा, 22 जनवरी को शिफ्ट होगा, 10 जनवरी को खत्म होगा सिलेबस। फिर द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी हैज बीन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, कितना आया बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डी? 9 आया है। तो मैं कहाँ लिखूं इसको? यहाँ लिख दूं, एक बार देख लेते हैं क्योंकि वो पेज भर चुका है। तो dd by dt कितना आया मेरा बेटा? 9 आया है, यही बोला इन्होंने? हाँ मैम, Yes. यही बोला। अब देखो हमारे पास किसका कोफिशिएंट नहीं है, हमारे पास इसका नहीं है, तो क्या करें फिर? हम कैसे निकाल के आए गामा 4? अगर हम C और D को कंपेयर कर दें तो बात बन सकती है ना, बिकॉज हमें dc by dt की वैल्यू पता है। तो क्या होगा? 1 by गामा 3 dc by dt, 1 by गामा 4 dd by dt, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, अब होगा क्या सोचो? गामा 3 की वैल्यू है हमारे पास? गामा 3 की वैल्यू नहीं है क्या? गामा 4 की। हाँ, गामा 4 की है, गामा 3 की निकालनी है, राइट। तो इसको ऐसे ही रहने दो। dc by dt कितना है? 1, चेक करिए, हो गया। गामा 4 कितना है मैम? 3 है, हाँ मैम, ठीक है। ed by dt कितना दिया हुआ है? 9, बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. यानी कि 1/3 into 9, ठीक है। तो यानी कि कितना आ गया ये? तो गामा 3 कितना आ गया? 1/, बोलो। Yes, ma'am. सारे आ गए? सारे आ गए? चलिए Yes, तो मेरे ma'am. को फटाफट बताओ, गामा 1 क्या है, गामा 2 क्या है, गामा 3 क्या है और गामा 4 क्या है? बताओ भाई। Ma'am, gamma 4 है। गामा 4, यार तुम लोगों को क्या हो गया? मुझे तो पहले आज यही बता दो, छोड़ो मैं नहीं पढ़ाती। क्या हो गया? gamma 4 है 3। हाँ gamma 3 है मैम, गामा 4। हाँ, ये बोलो, मेरे को सुनाई भी नहीं दे रहा, बोल क्या रहे हो आप लोग? गामा 2 कितना है? यही तो 2 बोला है ना। मैम। अब सारे इकट्ठे मत बोलो। और गामा 1 है 1, मैंने यही तो पूछा है, बस देख के बता दो ना। तुम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो, पता नहीं क्या ही फर्स्ट क्लास में पढ़ा है मैंने। तो गामा 1 है, गामा 2 है, इसको इक्वेशन को लिखो, कैसे लिखोगे? a प्लस 2b 1/3c प्लस 3d, यही लिखोगे।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बस इसको चेंज कर दो, 3a प्लस 6b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c, और ये कितना आ जाएगा 9d। Yes, ma'am. बस आपको बताना क्या है, आपको बताना था रेट ऑफ रिएक्शन। तो बस किसी का भी ले लो रिस्पेक्ट में, तो मान लो मैं ले रही हूँ dc/dt, और dc/dt मेरा कितना है 1, खत्म। आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे Yes, करना था yes, सवाल। Yes, ma'am. तुमने अगर एक चीज नोटिस करी हो तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया मैं वैसे वैसे लिखती गई, मैंने कुछ अलग से आप लोगों को नहीं बताया इस क्वेश्चन में, और जैसे जैसे आप लिखते जाओगे आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? yes, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। ये जेई 2022 का सवाल था। दोबारा कभी आया ऐसा क्वेश्चन तो छोड़ के मत आना, उसको अप्रोच कर देख लो कैसे अप्रोच किया है। ठीक है, मैम जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो मिनिमम वाला लिखना था ना, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो और भी काफी आए थे हमारे पास। फिर से बोलो। मैम जो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू थी वो मिनिमम वाली लिखनी थी ना, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो मैम और भी काफी आए थे। मिनिमम मतलब समझी नहीं मैं, ये 1 वाली पूछ रहे हो? यस मैम। बेटा आप किसी से भी निकाल लो 1 ही आएगा आंसर। ओके मैम। अगर आप मान लो dt/dt का ले रहे हो तो भी 1 आएगा। अगर आप ये लिख लो dc/dt इज इक्वल टू 1/9 dd/dt, ठीक है। अब dd/dt क्या है आपका 1, कितना है 9 है, तो 1 ही आएगा। देखो कुछ भी ले लो आप 1 ही आएगा। ओके मैम। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं। देखो ये वाले कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट मैं अभी आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कौन कौन से ऐसे फैक्टर, आप लिख भी सकते हो। देखो हम चाहते हैं कि जो भी हम रिएक्शन करा रहे हैं उसका रेट क्या हो, थोड़ा सा रेट फास्ट हो, है ना, मतलब रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो ना हो। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं? तो पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होगा, जितने ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल उतने ज्यादा कोलिजन, तो रेट फास्ट होगा। ठीक है, ये आप कोलिजन उसमें भी पढ़ोगे, कोलिजन थ्योरी में। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, रेट भी बढ़ेगा, ये भी आप पढ़ने वाले आर्हेनियस इक्वेशन में। कैटलिस्ट करोगे, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट भी पढ़ोगे यहाँ पे कि कैटलिस्ट क्या करता है, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन को, मतलब रिएक्शन को फास्ट करता है। ये तो तुमने लोअर क्लासेस में सुना होगा। कैसे करता है वो मैं इसी चैप्टर में बताऊंगी। ठीक है, अगर प्रेशर आप बढ़ा दोगे रिएक्टेंट का तब भी होगा। अगर मान लो सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो वहां पे भी क्या होगा, अच्छे से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो है आपस में उनको ज्यादा जगह मिलेगी रिएक्ट करने के लिए, तो रेट बढ़ेगा। आप कौन सा रिएक्टेंट यूज करो इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसके अलावा इंटेंसिटी क्या है लाइट की, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस बेटा, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं। तो जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी, जितना इंटेंस आप लाइट भेजोगे उतनी जल्दी ये रेडिकल में चेंज होते हैं। ठीक है, और फिर क्या होती है, आगे रिएक्शन होती है। नोट्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, बस इनको लिख लो कहीं पे। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको लिख लो कहीं पे। ठीक है, डिटेल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, टेम्परेचर हम पढ़ने वाले हैं आर्हेनियस इक्वेशन में, कैटलिस्ट हम पढ़ने वाले हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी सब कहीं पे लिख लो, नोट्स बना रहे हो, बाकी सबको हम यूज ज्यादा यहाँ पे नहीं करते हैं। क्लियर है? बट यस, आप लोगों को पता होनी चाहिए, 1 मिनट लेट मी कंप्लीट, आप लोगों को पता होने चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करती है। हाँ जी बोलो। मैम ये जो फैक्टर्स है ये सारे रेट को बढ़ाते हैं? यस, सारे नहीं डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लो आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है, ज्यादा ले रहे हो या कम ले रहे हो। अगर ज्यादा ले रहे हो तो रेट बढ़ेगा। टेम्परेचर भी ज्यादा ले रहे हो या कम ले रहे हो, ज्यादा करो, मतलब आपको ये देखना है कौन सा फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन सा नहीं है।
मतलब कहने का मतलब अगर आप लो टेम्परेचर पे लोगे तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन फास्ट नहीं होगी, हाई टेम्परेचर करोगे कोलिजन बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? कैटलिस्ट लोगे तो कैटलिस्ट होगा क्या, मतलब लाइक मैं कैसे समझाऊं, राइट, कैटलिस्ट लोगे तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है। तो ये फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो रेट को इफेक्ट करते हैं। आई एम सेइंग कि दीज ऑल आर द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। ओके, लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो कि मैम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो अपने साइड से आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मेरा बेटा रेट लो पे। अब रेट एंड रेट लो एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो एक तो मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखाना सिखा के आई हूँ, आज हम क्या करेंगे रेट लो एक्सप्रेशन भी लिखना सीखेंगे। जैसे आप इक्विलिब्रियम में मास ऑफ फ्लो ऑफ मास ऑफ एक्शन लिखते थे वैसे ही आप रेट लो भी लिखेंगे। तो बेसिकली मेरा बेटा जैसे मान लो कोई ये रिएक्शन लिखी हुई है मैंने, और ये रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो मेरा बेटा जब आप रेट लो लिखते हो तो कैसे लिखते हो, जो रेट लो होता है बेटा वो किस पे डिपेंड करता है, रेट लो जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू द पावर सम पावर, रेस टू सम पावर। मेरे को समझाने देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, राइट। तो रेस टू सम पावर, मैम आपने ए क्यों नहीं लिया बी क्यों नहीं लिया वो भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो रेट जो होता है बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इफ यू चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट विल बिकम चेंज अकॉर्डिंग। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या कहता है, ये है रेट लो। ठीक है, अच्छा अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा बेटा, कांस्टेंट आएगा ए और स्मॉल की आएगा। ध्यान रखना, कैपिटल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दिखाता है, स्मॉल के रेट कांस्टेंट को दिखाता है। तो यहाँ पे आप ये लिखो, ठीक है, यहाँ पे आप ये लिखो, ठीक है। अच्छा अब मैम ये आप बताओ ये एक्स और वाई के आए, सुखजीत है क्लास में? सुखजीत है कि नहीं है? प्रतीक, ओके। अब बेटा जो ये एक्स और वाई है वो क्या है, एक्स क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, दैट इज एक्स। वाई क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ये सारी चीजें दोबारा पढ़ाऊंगी मैं, आगे भी आएंगे, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है, पार्शियल ऑर्डर भी हम बोलते हैं। x प्लस वाई क्या होगा, अगर मान लो आप ऐड कर दोगे इनके कोएफिशिएंट को, जो भी बेसिकली पावर में है उनको ऐड करोगे तो वो क्या आएगा, ओवरऑल ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो आप पढ़ोगे ना आगे, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो उसकी बात कर। गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे बेटा जो ये रेट लो है ना, जो ये रेट लो है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, मतलब थ्योरेटिकली नहीं किया जाता। जो ये रेट लो आता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, मतलब जो आपका एक्स और वाई है ना, जो आपका एक्स है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसी वाई बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को नहीं देखा, मतलब देख के बता पाओगे कि ए के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ये किए जाते हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस यस मैम Yes, ma'am. इज रिलेटेड टू
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसको प्लीज लिख लीजिए क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो थ्योरेटिकल थोड़ा ज्यादा होने वाला है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इतना लिख लो ताकि फिर मैं आगे चल। अभी तक मैंने सिर्फ यही बताया रेट लो क्या होता है। रेट लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactant raised to some power and that power can anything, वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बेटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, हमें नहीं पता कि वो A के बराबर होगा या B के बराबर होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और ये X और Y क्या दिखाते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिएक्शन के ऑर्डर को बताते हैं। आपको बोलेंगे ए का ऑर्डर क्या है, 0 है, फर्स्ट है, सेकंड है, क्या है? तो एक्स आपका ऑर्डर बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए। वाई क्या बता रहा है, बी के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है। अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बताएगा, पूरी रिएक्शन कौन से ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के। पढ़ते हो ना आप लोग, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो ये बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए, आगे चलिए बेटा। देखो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके भी लिखे हुए हैं, अगर आपने नहीं लिखा है तो प्लीज इसको लिख लो, इसको लिख लो। लिख लिया? Since orders are determined only experimentally, so rate law cannot be written without experimental data. ठीक है, इसको Yes, लिख लीजिए। ठीक है, अगर एक लाइन लिखनी है तो लिख भी सकते हो, यहाँ पे क्या लिखना चाहते हो तो लिख लो। At constant temperature, rate of reaction at any time is directly proportional to product of concentration of reactant each raised to some power which determine experimentally. ठीक है जी, which determine experimentally। बोलो ठीक बात है, सारे पॉइंट्स आप लोग लिखते जाएंगे, एक पॉइंट भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगर आप लोगों ने ये समझा नहीं ना सही से तो क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, यस यस मैम। ठीक है क्या रविंदर? ठीक है, गुरविंदर, इशिका, दिव्या, यस मैम। दिया, हरमन, मनप्रीत, महकदीप, विवेक, प्रिंस, यस मैम। यस मैम। हर्ष, आकाश बड़ा चुप चुप Yes, ma'am. ठीक है, मुमताज ध्यान से बेटा, है ना। चलिए, अब क्या है, के क्या है? के आपका बेटा रेट कांस्टेंट है। के क्या है तुम्हारा? रेट कांस्टेंट है। के क्या है? रेट कांस्टेंट। ध्यान रखना, छोटा के, इसको आप रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हो, इसको आप वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो, इसको आप स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो बेसिकली के क्या करता है? रेट को बताता है। जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी ना, उतना ज्यादा आपका रेट भी होगा। ठीक है, जितना ज्यादा के की वैल्यू होगी, यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, ये भी आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी वैसे मैं, उतना ज्यादा रिएक्शन का रेट भी होगा। और सिर्फ जो आपका रेट कांस्टेंट है ना, वो या तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और कैटलिस्ट पे, उसके अलावा किसी पे भी नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये हम कहाँ पढ़ेंगे? विच वी विल स्टडी इन आर्हेनियस इक्वेशन, क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन ही हमें रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिश्ता बताती है। क्लियर है?
तो जो रेट कांस्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिए, जेई में आया हुआ है, रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर रिएक्शन में मान लो कोई कैटलिस्ट नहीं ले रहे हो आप, तो वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि इसकी यूनिट क्या है रेट कांस्टेंट की। तो एक बार बताओ, हमारा रेट क्या था? यही है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर एन, मतलब एन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऐसे तो लिख रही हूं मैं, बताइए, कंसंट्रेशन की पावर एन। अब के क्या हो जाएगा? रेट बाय कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन। बोलो, अब रेट की यूनिट मैंने तुम्हें बताई थी मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये क्या होगी? मोल पर लीटर की पावर एन। तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकेंड। बोलो, सारे बच्चे देखोगे ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से देखोगे कि मेरी जो रेट कांस्टेंट की यूनिट आएगी, जनरल यूनिट, मतलब जनरल जो यूनिट आएगी, मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। यहाँ पे पर बेसिकली टाइम आवर में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, लीटर यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब में भी हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एन क्या है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी, थोड़ा अगर आपके स्कूल में ये चैप्टर हो गया है, प्लीज थोड़ा सा प्री रीड करके आओ, तो दैट एज अ टीचर मेरे लिए थोड़ा सा सही रहे, ताकि मैं आप लोगों को सही तरीके से थोड़ा सा आप लोगों को पता भी चले चीजों का, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लो मैं चल नहीं सकती हूँ, है ना। चलिए, हो जाएगा। मैम एक्चुअली ना हम चुप इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम अच्छे से समझ रहे हैं मैम, मतलब हमें समझ आ रहा है, आप ऐसे मत समझो कि मैं समझ नहीं आ रहा। अच्छा, यस ऐसा ऐसी है क्या? तो अमनदीप सबकी तरफ से कह रही है क्या ये वाली चीज? यस मैम। मेरी तरफ से Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, फिर ठीक है। चलो मान लिया मैंने। ठीक है, वो मानूंगी कब? जब तुम सवाल करके दिखाओगे। अमनदीप क्लियर है? तुम्हारी जो Yes. बात है मैं वो तब मानूंगी जब तुम लोग सवाल करके दिखाओगे, अभी आने वाले कुछ मिनटों में। चलिए आइए मेरा बेटा, तो हमारी जो बेटा रेट कांस्टेंट की यूनिट है ना, वो क्या है हमारी? मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। अब मान लो एन की वैल्यू भाई साहब कुछ भी रख दो, तुम्हारी यूनिट आ जाएगी। मान लो मैं एन 0 रख दूं, तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? हम सेम यूनिट आ जाएगी, One, 1 one. हो ये जाएगा। आ जाएगी। अगर मान लो मैं एन 1 लूंगी तो 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 1, तो आ जाएगी पर 1 हो सेकेंड। जाएगा। ठीक है, अगर मान लो एन की 2 है तो क्या लूंगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये क्या लिखोगे तुम? मोल इनवर्स। मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। हाँ, तो यानी कि ये किसके लिए है बेटा? ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट है, ये आप लोगों के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है, ऐसे आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो, और ये सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, बोलो। यस मैम। यस मैम। आप किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो। ठीक है जी, यस मैम। चलिए, ऑल राइट, आगे चलते हैं। इतना सबने कर लिया, नोट डाउन कर लिया? बताइए। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम। ओके, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अगर ये तुमने लिख लिया है तो नहीं जरूरत लिखने की, नहीं लिखा तो लिख लो। द पावर रेज टू द कंसंट्रेशन इन रेट लो। जो आप पावर लिखते हो रेट लो में, उसको हम पार्शियल ऑर्डर कहते हैं। और अगर पार्शियल ऑर्डर का सम ले लोगे तो रिएक्शन का क्या हो जाएगा बेटा? ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा। दूसरा बेटा पॉइंट है, क्योंकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, तो जो पार्शियल ऑर्डर है ना, वो आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, आपका फ्रैक्शनल में भी आ सकता है, और इवन जीरो भी आ सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। और यहीं पे एक और लाइन लिखो, ताकि आपको जो पॉइंट्स टू रिमेम्बर में लिखा हुआ है वो ना लिखना पड़े। ठीक है, आप एक और लाइन लिखिए। लेकिन जो ओवरऑल ऑर्डर है ना मैम रिएक्शन का,
वो 0 या 0 से बड़ा ही होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। मैम हमें कैसे पता चलेगा? अभी तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगी ना तो ये सारी चीजें वहां पे आपको दिखेगी। मतलब इंडिविजुअल ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव, फ्रैक्शन और इवन 0, बट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। और किसी रिएक्शन के लिए मान लो कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, अगर आप रिएक्शन कंडीशन चेंज कर देते हो, रिएक्शन की कुछ कंडीशंस चेंज कर देते हो, तो ऑर्डर वहां पे चेंज हो सकता है। वो इतना ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आएगा तो मैं क्वेश्चन में आप लोगों को बता दूंगी, बट अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है। रिएक्शन में मान लो मैं कोई कंडीशन लिखवा दूंगी तो उससे ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज हो सकता है। लिख लीजिए मेरा बेटा एक बार। मैम एक बात दोबारा बताना है। क्या मेरा बेटा? क्या कौन सा पॉइंट बताऊं? मैम रिएक्शन वाला मैम बी। मैं ये कह रही हूँ अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, जैसे रिएक्शन की कंडीशंस अगर मैं चेंज कर देती हूँ, ये मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को कराऊंगी, अभी के लिए सिर्फ लिख लो कि अगर मैं कोई रिएक्शन में बदलाव कर देती हूँ तो ऑर्डर हो सकता है कि उसका चेंज हो जाए। ठीक है। ये सिर्फ आप पॉइंट लिख लो, ये वाला जो भी मैंने बोला है। इसको अप्लाई हम कैसे करेंगे मैं आगे चल के बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है जी। यस। चलिए इतना हो गया, यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा इम्पोर्टेंट। एक तो ये सीखा, यहाँ पे स्पेसिफिक रेट लिख लो। एक तो हमने ये सीखा रेट लो क्या होता है, रेट लो में जो ऑर्डर आता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप देख के नहीं बता पाते। ठीक है। वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय लुकिंग एट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अच्छा जी। उसके अलावा रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए, और आप किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो। ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, लेकिन इंडिविजुअल ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डर जिसको नाम बोला वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, फ्रैक्शनल और 0 हो सकता है। ठीक है। चलिए आगे आइए, कुछ चीजें आप लोगों को बतानी है। देख यहाँ पे अब जो मैं बताने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे बच्चे जैसे ध्यान से सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सुनो। मान लो मेरा बेटा, मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है। अगर मेरा बेटा, मैं यहाँ पे केस कंसिडर कर रही हूँ, अगर यहाँ पे मैं n की वैल्यू 0 ले लूं, यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन ले लूं, हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे 0 ऑर्डर, है ना। अगर मैं n 0 ले लूं तो क्या मेरा रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा? कंफर्म कीजिए। Yes, ma'am. मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दूं रिएक्टेंट की, तब भी मेरे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इन 0 ऑर्डर रिएक्शन इट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। चलो अगर मान लो मैं केस 2 ले लूं, केस 2 में मैं क्या करती हूँ, n इज इक्वल टू 1 ले लूं, तो रेट क्या आएगा? के कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 आएगा। यानी कि मेरा बेटा अगर मैं कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर दूं रिएक्टेंट की, तो मेरा रेट भी 2 टाइम्स हो जाएगा। 3 टाइम्स कर दूं तो 3 टाइम्स, 4 टाइम्स तो 4 टाइम्स, 4 टाइम्स तो 4 गुना हो जाएगा। क्या कहते हो? तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की तुम करते जाओगे डबल ट्रिपल, वैसे वैसे रेट भी बढ़ता जाएगा। हाँ या ना? क्या तुम देख पा रहे हो रेट किस तरीके से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे बढ़ रहा है? क्या वो पहला वाला पॉइंट तुम लोगों को समझ में आया? कैसे इफेक्ट कर रहा है रेट को? यस। अगर तुम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करोगे तो रेट भी चेंज होगा। अगर मान लो लेट से मैं केस थर्ड एक ले लेती हूँ, n इज इक्वल टू 2 ले लू, तो सोचो। मैम अगर वो डबल करेंगे तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा, उसके स्क्वायर। हाँ
अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की 2 टाइम्स कर दूं तो रेट मेरा 4 गुना हो जाएगा। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की 3 टाइम्स कर दूं तो ये मेरा 9 टाइम्स हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस मैम। Yes, ma'am. अगर मान लो एक और केस ले लेती हूँ, मैं यहाँ पे N3 ले लेती हूँ, तो रेट क्या होगा? इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर 3। अगर मैं मान लो ये 2 टाइम्स कर दूं कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की तो मेरा 8 टाइम्स होगा। और मान लो मैं 3 टाइम्स कर दूं कंसंट्रेशन तो मेरा रेट 27 गुना हो 7 टाइम्स हो जाए। इज इट इजी टू अंडरस्टैंड? Yes. यस मैम। Yes. Yes. यस मैम। पक्का? रविंदर ठीक है? अंचल? रविंदर है क्या क्लास में? मयंक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. जैसे देखो ये सवाल कितना सिंपल सवाल है मेरा बेटा। अब देखो कितने सवाल करेंगे हम? 1 2 3 4 सवाल करेंगे। चलो आओ, यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, आपको रेट दिया हुआ है ये, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम कैसे निकालते हैं ओवरऑल ऑर्डर? कुछ नहीं करना, जो पावर है उसको क्या कर दोगे? जल्दी बोलो, ऐड कर दें। ऐड कर देंगे मैम। मैम ऑप्शन ए आंसर। A मैम। मैम 1 आ जाएगा। मैम ए ऑप्शन, Ma'am, A option. ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। Yes मैम। सिंपल था। चलिए आगे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करके देखना। मैम ऑप्शन ए 3। नहीं नहीं, आप लोगों को हैंड रेज करना है, अनम्यूट करके नहीं बताना है, आप लोगों को हैंड रेज करना है। आपको ये नहीं डरना गलत होगा ठीक होगा, जो होगा देखा जाएगा, बट आपको हैंड रेज करना है। एवरीवन प्लीज ट्राई टू सोल्व बेटा। प्रतीक आप बताओ बेटा। मैम ये गिवन है कि कौन सा? मैम इसमें गिवन है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 8 बार इंक्रीज कर दी है, तो हाँ। इसका मतलब वो लेवल हो जाएगी। हाँ, तो 2 इज इक्वल टू 8 की पावर n करेंगे। आंसर क्या आ रहा है आपका? 1/3। 1/? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आ रहा है क्या? ठीक है। Yes. किसका Yes, सी ma'am. आ रहा है? गुरविंदर जी कितना आंदा है? सी आ रहा है मैम, सी। सी। ओके। प्रिंस अमृतपाल कितना आ रहा सी है? Option आ रहा है मैम. सी ऑप्शन। वेरी गुड। अभय हिमता। हाँ जी Okay. मैम सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन आ रहा है। चलिए आइए देखो, एक बार मैं बता रही हूँ, 3 नहीं आएगा क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा नहीं। अमनदीप क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगर मैं रेट लिखूंगी, लेट मी एक्सप्लेन, अगर मैं रेट लिखूंगी तो यही आएगा, है ना, रेट लो, ठीक है। तो ये है। अब वो बोल रहे हैं कि रिएक्शन का रेट डबल हो गया जब तुमने कॉन्सेंट्रेशन कितनी कर दिया? 8 टाइम्स, यानी कि जो मेरा नया वाला रेट आया है वो पहले वाले का क्या हो गया है? डबल हो गया है। बोलो क्या कहते हो? कब हुआ? जब तुमने कॉन्सेंट्रेशन कितनी कर दी बेटा? 8 टाइम्स कर दी, ठीक है। तो अब n निकालना है तुम्हें, डिवाइड कर दो दोनों को, तो क्या होगा? 1/2, ठीक है, और 1/8 n। इसको क्या लिख सकते हो? 1/2, 1/2 का क्यूब n, ठीक है। तो 1/2
1/2 3n। तो आपको क्या करना है, पावर कंपेयर करो, बेस तो सेम है, तो n क्या आ जाएगा 1/3। ये मैंने आपको डिटेल में इसलिए करके दिखाया है ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या गलती की है, आपने क्या गलती की है। क्योंकि मेरा बेटा जब आप कॉन्सेंट्रेशन 8 टाइम्स कर रहे हो ना, तो रेट आपका देखो ना घट गया है, डबल हो रहा है। ठीक है, तो n क्या रहेगा 1/3 रहेगा, यहाँ पे देख रहे हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा 1/3 रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा, हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. मैम यस मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। कल सारे बच्चे अपने टेस्ट की डाउट्स लेके आएंगे, मैं वही आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है, और आगे भी करवाऊंगी, तो इसीलिए ये वाला करिए बेटा। प्रतीक आप ना चैट बॉक्स में दे दिया करो बेटा आंसर, आपके ना बहुत शोर आ रहा था पीछे से। हर्ष आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मयंक हर्ष? यस मैम। ओके, दिया? यस मैम। कल से ना कैमरे ऑन करवाऊंगी तुम लोगों के सबके। इतना टाइम लगा दिया तुम लोगों ने तो बेटा। अभी तो कह रहे थे मैम हमें आ रहा है, हम बस सुन रहे हैं ध्यान से, अब क्या हुआ? आपको रेट क्या दिया हुआ है? प्रिंस आप बताओ। प्रिंस, सुहानी? मैम इसका रेट दिया है हमें के कंसंट्रेशन ऑफ बी। मैम इसके रिड्यूस कर दिया है 1/4 ऑफ इनिशियल। मैम फिर इसको हम 4 के कर देंगे, के 4 कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू 4 कंसंट्रेशन ऑफ बी, और देन मल्टीप्लाई करके 16 टाइम्स ऑफ आ वेरी जाएगा। गुड मेरा बेटा। अगर वॉल्यूम बेटा 1/4 से रिड्यूस कर दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। यस मैम। तो जो नया वाला रेट है वो पुराने वाले रेट के क्या आ जाएगा, 16 टाइम्स आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम कम हो रही है उतना ही, जितनी कम हो रही है उतनी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, मैम। चलिए आसान था, हो जाएगा क्या? जल्दी बताओ, Yes, हैंड रेस करो, किसका किसका हो जाएगा, तुम लोग मैम हो बोल दो। जाएगा। ठीक है, हो जाएगा तो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं 2019 का। अच्छा इन बच्चों का हो जाएगा, ओके ऑल राइट। 13 बच्चों का होएगा बस, 15 बच्चे बस, 17 18 19 20 21, और बच्चे तो 25 हैं, 22। कौन रह गया, कौन है जो गायब है, कौन है जो गायब है? विवेक, विवेक कहाँ है विवेक? बेटा तुम लोग ना डांट खाओगे। चलिए आइए, ये वाला क्वेश्चन देखना कैसे करेंगे, इसको ट्राई करो सारे बच्चे, और आंसर कोई भी मुझे ऐसे नहीं देगा, आपको हैंड रेस करना है। आपको 1 मिनट का ही टाइम दूंगी मैं इसको करने के लिए। स्टार्ट कीजिए। नीचे कर लीजिए हाथ।
सेम क्वेश्चन एडवांस में भी आया था। आकाश आप बताओ। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। ओके देखो बच्चों, आपको क्या ए दिया के हुआ? हिसाब से 1 आएगा मैम, बी के हिसाब से 2 आएगा। वेरी गुड मेरा बेटा, शाबाश। देखो आपको क्या दिया हुआ था कि एक रिएक्शन दी हुई है ये, है ना? तो आपको दिया क्या हुआ है? अच्छा, ऑर्डर आपको नहीं पता कि क्या है, ठीक है। चलिए, वो कह रहे हैं जब कंसंट्रेशन ए और बी दोनों की डबल कर दोगे तो रेट जो है 0.3 से 2.4 हो जाएगा, मतलब 8 टाइम्स हो रहा है। Yes, हाँ। ma'am. फिर वो कह रहे हैं कि अगर तुम सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हो तो रेट क्या हो रहा है? 0.3 से 0.6 हो रहा है, यानी कि डबल हो रहा है। यानी कि ए को डबल करने से रेट भी डबल हो रहा है, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या रहेगा? 1 रहेगा। यही तो मतलब है इसका। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर ए के रिस्पेक्ट में 1 है ऑर्डर, अभी बी के रिस्पेक्ट में मुझे नहीं पता चला है, तो वो कह रहा है कि जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आप डबल कर दे रहे हो तो मेरा जो रेट है वो कितना हो रहा है? 8 टाइम्स हो रहा है। तो मतलब बी वाई का क्या ऑर्डर रहा होगा? सोचो, पूरा होगा, तभी तो 8 टाइम्स होगा। तो यानी कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा बेटा? 2 होगा। ठीक है, तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना था और फिर इसको सॉल्व करना था। उसने कंफ्यूज करने के लिए पहले ये लाइन दे दी, फिर ये दे दी। तो जब वो एक ही कॉन्सेंट्रेशन डबल करा, वो कह रहा है, देखो वो सोचो वो क्या कह रहा है कि जब तुम ओनली ए को डबल करोगे तो रेट भी डबल हो रहा है, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हुआ? 1 हुआ। तो ऐसे तुम्हें सोच के करना है। सेम क्वेश्चन 2 से 3 बार पहले पूछा जा चुका है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो भी क्वेश्चन तुम्हारे असाइनमेंट में या टेस्ट में आएगा वो तुम आसानी से कर पाओ। ठीक है मेरा बेटा? तो ये था तुम्हारा रेट लो के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर ही पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन खत्म नहीं हुआ, बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा। अब हम देखेंगे 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब हम बात करेंगे कि अगर तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे इन रिएक्शंस। सुना है कभी नाम एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स? यस यस मैम। देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन कैसी वाली रिएक्शन होती है बेटा? ये रिएक्शन ऐसी होती है कि तुमने रिएक्टेंट लिया और प्रोडक्ट जो है बन गया, यानी कि एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है, मतलब जो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो जब बॉन्ड बनते हैं और जो टूटते हैं वो एक साथ होता है ये काम, और बन जाती है, रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है? 1 स्टेप रिएक्शन है, और सेम आप ये ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे। ठीक है, अगर सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है मेरा बेटा तो यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। इंटरमीडिएट बोले तो याद है ऑर्गेनिक में पढ़ते थे, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन पढ़ते थे ना? तो यहाँ पे ऐसा कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा होता है। इंटरमीडिएट कब बनता है? जब रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही होती है। जब रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही होती है वहां पे हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ना कि इंटरमीडिएट। ठीक है, कोई बात नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट नहीं पता, इट्स ओके। अभी के लिए ये समझ लो, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है कि जहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि बॉन्ड बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं साथ साथ। दैट्स इट। ये हम पढ़ेंगे, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आएगी इसी चैप्टर में, वहां पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्योंकि मेरा बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है, मान लो ये कोई तुम्हारी एलिमेंट्री रिएक्शन है, दिख रहा है? तो पहला तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। ध्यान रखना, रिएक्शन शुड बी, बोलो, बैलेंस्ड। तो जब मैं बेटा इसका रेट लो लिखूंगी ना, तो जो ए की पावर आएगी और जो बी की पावर आएगी वो इनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ही बराबर होगा। मान लो, एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स और वाई। तो जो एक्स होगा ना वो ए के बराबर ही होगा और जो वाई होगा वो
बी के बराबर ही। क्यों? क्योंकि रिएक्शन क्या हो रही है, एक ही स्टेप में हो रही है। जो दे दिया मतलब जितने रिएक्टेंट के मोल लिए वो कितने से रिएक्ट किए, बी के जो मोल होंगे उसी से ही रिएक्ट करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे हमेशा जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हो ना रेट लो को, तो जो वैल्यू आती है, जो मतलब आप ऑर्डर निकालते हो विद रिस्पेक्ट टू ए और बी, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, तो वो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर आते हैं। यानी कि मोटा मोटी बात ये है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में हमें क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के ही क्या करना है, ऑर्डर का पता लगा लेना है। बोलो क्या कहते हैं? यस यस मैम। लिखवा दूं? लाइन लिखवा देती हूँ, मैं लाइन लिखवा देती हूँ। आइए लिखिए सारे बच्चे, लाइन लिखिए कि इन एलिमेंट्री रिएक्शन बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, ऑर्डर सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखना है। इन एलिमेंट्री रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर होगा वो क्या होगा बेटा, इज सम ऑफ स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ किसके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। और जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन होगी मेरा बेटा, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन should be in smaller integer value। मैम ये क्या लिखवाया, अभी बताती हूँ, पहले लिख लो। यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन होती है जो एक ही स्टेप में हो जाती है, तो इनका ऑर्डर वही होगा जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे, ठीक है। और उनको ऐड कर दोगे तो आपका रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा। लिखा इतना? यस Yes, यस ma'am. मैम। देखो वैसे एग्जांपल लेके बताती हूँ। तुम्हारे पास ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। अगर मैम मान जी लो, एक बार पिछले वाला नोट करना था। ये ले बेटा, कर लिया? नोट्स की पीडीएफ आ जाएगी, वहां से देख लेना। देखो एलिमेंट्री रिएक्शन है ये, ठीक है। अगर मान लो मुझे इसका रेट लिखना हो तो तुम क्या करोगे? मैम चलो ना ऐसे लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आपको स्मॉलेस्ट उसमें चेंज करना है, यानी कि a+2। 1:2। तो अब जो रेट लो आएगा ना वो आप लिखोगे कि a के रिस्पेक्ट में मैम 1 ऑर्डर और b के रिस्पेक्ट में 2। अगर मान लो ये लिखा मिल जाए, फिर प्रोडक्ट तो 2a+b हो जाएगा। बोलो यस तो a मैम। के रिस्पेक्ट में 2 और b के रिस्पेक्ट में 1। कर लोगे? Yes, ma'am. यस मैम। बहुत सिंपल हो गई बात, ये तो बहुत सिंपल हो गई। तो एलिमेंट्री रिएक्शन बहुत हद से ज्यादा सिंपल है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तुम्हें 3 चीजें याद रखनी है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, कोई इंटरमीडिएट बनता नहीं है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के हम ऑर्डर बता लेंगे, और जो बैलेंसिंग होगी वो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी। दैट्स इट, खत्म कहानी, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ऐसा ही है, थ्योरी पढ़ा क्वेश्चन किया, थ्योरी पढ़ा क्वेश्चन किया। क्वेश्चन देखो, आपको ये एलिमेंट्री रिएक्शन दी है, मतलब यही क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा मेरा बेटा? बोलो सारे बच्चे। 2। वेरी गुड, 2 2 2। और B2 के रिस्पेक्ट में 1। 1 तो कह रहे हैं कि अगर वॉल्यूम जो है रिएक्शन वेसल का जिसमें ये लिया होगा तुमने रिएक्टेंट, अगर हम उसको रिड्यूस कर दें 3 से, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन फिर 3 गुना बढ़ जाएगी। बोलो
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जो नया वाला रेट है वो क्या होगा, कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, यही पूछ रहे हैं वो, बता दोगे? 27 टाइम। 27 टाइम, तो आंसर वुड बी 27। कर लोगे ऐसे सवाल? यस मैम। Yes, तो ma'am. अभी तक मैंने तुम्हें 2 टाइप के सवाल सिखाए हैं, एक तो कल सिखाए थे रेट ऑफ रिएक्शन वाले, है ना, एक आज मैंने रेट लो पे बेस तुम्हें सवाल सिखाए हैं। तो डेली आप कुछ ना कुछ नए नए टाइप के सवाल सीखोगे। देखो ये वाला क्वेश्चन एडवांस 2014 में आया था, इसको करने का ट्राई करो, और कोई भी आंसर चैट इसमें नहीं देगा, आप हैंड रेज करेंगे। तुम देखो इससे आसान सवाल क्या ही पूछेगा एडवांस, बताओ। करो बच्चों, ट्राई करो, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये आपको 1 मिनट भी नहीं लगना है इसको सोल्व करने में। रविंदर, इफ यू नो द आंसर देन बेटा प्लीज रेज योर हैंड। बाकी बच्चे हरमनजोत, you are not active today. Vivek, you are also not active. Manpreet, you also. संध्या आप बताओ। बेटा आपके तो पीछे से इतना शोर आ रहा है, कौन बताएगा, बताओ क्या होना चाहिए? अरे बोल दो, कोई भी बोल दो। बी। मैम बी ऑप्शन 3। आपको एलिमेंट्री रिएक्शन तो लिखी हुई है, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन में एमएन के टर्म्स में लिखा हुआ है, आपको ये नहीं बताया कि कोफिशिएंट क्या है इसमें, ठीक है, यानी कि हमें ऑर्डर नहीं पता, तभी तो पूछा है आपसे ऑर्डर। तो वो कह रहे हैं कि अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एम जो है, अगर मैं वो फैक्टर, क्योंकि इसको आप ये भी तो लिख सकते हो ना, रेट को कल क्या लिखवाया था, ये भी लिख सकते हो ना, और ये किसके बराबर है, इसी की तो है। तो अगर डिसअपियरेंस ऑफ एम आप 8 फैक्टर से बढ़ा देते हो जब आप डबल करते हो कंसंट्रेशन ऑफ एम, तो बता दो कब होगा वो 8 टाइम्स, जब एन की वैल्यू क्या होगी बेटा, 3 होगी। 3 होगी। कब होगा? तो यानी कि जो ऑर्डर होगा विद रिस्पेक्ट टू एम वो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 3 हो जाएगा। ठीक है जी। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए मेरा बेटा आगे चलते हैं, आगे हेडिंग डालिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पहले एलिमेंट्री थी, अब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करेंगे, और इम्पोर्टेंट यही है, फिर इससे रिलेटेड हम जेई 2025-2023 का सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन मोर देन वन स्टेप, मोर देन वन स्टेप, और इसमें इंटरमीडिएट बनता ही बनता है, बनता ही बनता है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से ये तुम्हारी रिएक्शन है ओवरऑल, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, मतलब ये कुछ स्टेप्स में हुई होगी, मान लेते हैं, एग्जांपल समझा रही हूँ तुम्हें। पहला स्टेप ये है कि ए से बी रिएक्ट करके डी बनाया, और 2 स्टेप है कि डी से डी जो है बी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया बेटा, सी बनाया। तो व्हेन यू ऐड दिस तो a + 2b क्या आ जाएगा, सी।
यानी कि जो ये रिएक्शन है वो किससे बनी है, 2 स्टेप से मिलके बनी है। दैट इज व्हाई ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है, देखो जो बी है वो पहले वाले स्टेप के लिए क्या था, इधर देखो यहाँ पे बी कह रही हूँ, डी, जो डी है वो पहले वाली रिएक्शन के लिए क्या है, रिएक्टेंट है, दूसरे प्रोडक्ट है, और दूसरे वाली रिएक्शन के लिए क्या है, रिएक्टेंट है। क्या बोला, फिर से मैं बोल रही हूँ, डी जो है डी वो पहले वाले स्टेप के लिए प्रोडक्ट का काम कर रहा है, दूसरे वाले स्टेप के लिए रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो यानी कि जो डी भैया जी है वो क्या है, इंटरमीडिएट। ठीक है, अब बात आती है मैम एलिमेंट्री रिएक्शन में तो बहुत सिंपल था कि आपने बोला बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखो और पता लगा लो, क्योंकि वो तो एक ही स्टेप में हो रही थी। लेकिन मैम लोचा तो इसमें है, हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, गेटिंग माय पॉइंट, हमें हाउ विल मतलब हाउ वुड वी नो कि कैसे मतलब कैसे पता लगाएं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब तुम्हें पेपर में दी जाएगी ना तो तुम्हें मेंशन किया जाएगा कि कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है। मान लो ये फास्ट स्टेप है और ये स्लो स्टेप है, तो बेटा जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है ना वो क्या होता है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप को यूज करके आप बता सकते हो रिएक्शन का रेट क्या है, मतलब स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। इसका मैं एक एग्जांपल लेके बताना चाहती हूँ तुम लोगों को। मान लो मेरा बेटा एक कंपार्टमेंट, एक आप ये समझ लो एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में क्या है, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, मान लो ए बी सी डी, और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, साइकिल के कुछ पार्ट्स रेडी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, साइकिल के कुछ पार्ट्स रेडी हो रहे हैं, कहीं पे टायर बन रहा है, कहीं पे ब्रेक वगैरह, ये सब का काम चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बंदा है जो काम कर रहा होगा, यहाँ पे भी कुछ कर रहा होगा, यहाँ पे भी कर रहा होगा और यहाँ पे भी कर रहा होगा। मान लो जो ए कंपार्टमेंट में जो बंदा बैठा है वो अपना काम कितने दिन में कर लेता है, 1 दिन में, ठीक है, 1 दिन में कर लेता है। बी वाला बंदा भी 1 दिन में कर लेता है, सी वाला बंदा मान लेते हैं 2 दिन में कर लेता है, और डी वाला बंदा जो है 3 दिन में करता है। एग्जाम्पल दे रही। अब तुम मुझे बताओ साइकिल कब तैयार होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, डी पर मैम, 3 डेज वाले में। 3 डेज वाले पे, क्योंकि जितना जब तक वो काम नहीं करेगा भाई साहब आधी साइकिल थोड़ी ना चलाओगे, है ना, जब तक सारे पार्ट्स रेडी नहीं हो जाते तो कैसे बनेगी तुम्हारी साइकिल। तो डी भैया पे डिपेंड करता है कि भाई डी जितना जितना टाइम लगा रहा है, मतलब लाइक डी को जितना टाइम लगेगा भाई लगेगा, उसी पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि डी बताएगा, क्योंकि जब तक वो अपना काम खत्म नहीं कर लेता बनेगी नहीं साइकिल। तो यानी कि साइकिल बनने की जो बात है कि कब तक बनेगी वो किस पे डिपेंड करता है, डी वाले पे। ठीक है, बोलो क्या कहते हो। सबसे पीछे ये सुन रहा है बेचारा। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स में बात करूं तो मैं बोल सकती हूँ जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। देखो फास्ट तो हो गया है ना, अब जो स्लो स्टेप है वो धीरे 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 होगा, सी बनाएगा तभी तो बनेगी पूरी रिएक्शन। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जो सबसे स्लो स्टेप होगा वही हमारा क्या करेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है मेरा बेटा, बोलो यस मैम। Yes, ma'am. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इतना लिखो फिर आगे चलते हैं। लिख लिया इतना? यस मैम, यस मैम। आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्या मैं बोल सकती हूँ ये बात? देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह ही तो काम कर रहा है। बताओ हाँ कि ना? यस मैम। यस मैम, सोचो। Yes, ma'am. तो अगर मान लो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए लेट से मेरे पास ये है ए से बी से प्रोडक्ट बन रहा है, तो जो मैं रेट लो लिखूंगी उसमें जो मेरा एक्स है वो ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
y जो है b के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों? कि नहीं पता ना, सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है, सारी पॉसिबल हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डाटा, सभी पॉसिबल हैं, बराबर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। यस तो बहुत सिंपल सी बात है, एलिमेंट्री रिएक्शन में तो तुम क्या करो, उसको देख लो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या करोगे, आपको स्लोवेस्ट स्टेप को देख के क्या करना है मेरा बेटा, ऑर्डर निकालना है। बोलो हाँ या ना। यस Yes, ma'am. यस मैम। तो हो गया, ये वाला भी लिख लिया तुम लोगों ने, बिल्कुल पॉइंट लिखते जाइए मेरा बेटा, ठीक है। तो क्या क्या बातें हैं कॉम्प्लेक्स में, मोर देन वन स्टेप होगी, इंटरमीडिएट बनेगा, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और जो कॉफिशिएंट है मतलब लाइक जो ऑर्डर है वो क्या हो सकता है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है, बिकॉज ऑल आर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डाटा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हो आप, ठीक है। चलो अब इसके सवाल बेटा बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं, सवाल एक नंबर के बनते हैं। तो आर यू रेडी, अगर आप लोगों ने ये उतार लिया है तो? यस मैम। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को 2025 का सवाल करवाना चाहती हूँ। ये ऐसे था एक्चुअल में, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, कोई भी मैकेनिज्म आपको दिया हुआ है और फाइनल इक्वेशन ये है और ये तीन यहाँ पे इसके स्टेप लगे हैं, क्या तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बेटा। अगर एलिमेंट्री का सवाल आया तो वो लिख के देगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन, अपने मर्जी से मत मान लेना कि वो एलिमेंट्री है, क्लियर है। चलिए आइए, तो मैंने तुम्हें बोला जो रेट लो आप लिखोगे वो किसकी हेल्प से लिखोगे, स्लोवेस्ट। स्लोएस्ट। तो अगर मान लो मुझे रेट लिखना हो तो क्या लिखूंगी मैम, x के रिस्पेक्ट में 1 और y2 के रिस्पेक्ट में 1। तो ये देख के तुम लोग बहुत खुशी से बोलोगे मैम ओवरऑल ऑर्डर आएगा 2, लेकिन आंसर हो जाएगा गलत। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ध्यान से देखो, जो हमारा इंटरमीडिएट होता है ना वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ना क्या करना है, जब आप रेट लो लिखोगे, मैं एक बार बता रही हूँ, अच्छे से प्लीज ध्यान से सुन लो। आपको ये चेक करना है जो आपने रेट लो लिखा है उस रेट लो एक्सप्रेशन में कहीं इंटरमीडिएट तो नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है तो एक्स तो इंटरमीडिएट है और यहाँ पे देखो ये इंटरमीडिएट आ गया, क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। और हमें रेट लो में सिर्फ उन्हीं की कॉन्सेंट्रेशन को लिखना है जिनकी एग्जिस्टेंस है। भाई इंटरमीडिएट तो बना, खत्म हो गया, टेबल थोड़ी ना इंटरमीडिएट बनते ही प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यानी कि वी हैव टू रिमूव इंटरमीडिएट, क्या कहते हो? तो अब इंटरमीडिएट को कैसे रिमूव करेंगे, वो हम करेंगे फास्ट स्टेप के हेल्प से। किसकी हेल्प से मेरा बेटा? इन क्वेश्चन को अप्रोच करना सिखा रही हूँ, ऐसे ही सवाल आएंगे। फास्ट स्टेप में भी इक्विलिब्रियम वाला स्टेप। अगर मान लो मेरा बेटा मुझे इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखना हो तो कैसे लिखूंगी मैम, एक्स का स्क्वायर बाय x2, क्या कहते हो? और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम इंटू x2, बोलो। और x क्या हो जाएगा बताओ, के इक्विलिब्रियम की पावर 1/2। यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? अपन ने क्या किया, हम लोग x को हटा रहे हैं, y क्योंकि x इंटरमीडिएट है। कहां से हटाओगे, फास्ट स्टेप से हटाओगे, जो इक्विलिब्रियम वाला स्टेप होगा, ठीक है, वहां से आप इसको हटाओ, ठीक है जी। अब क्या करोगे, ये x की वैल्यू कहां पुट कर दोगे, यहाँ पे हट जाएगा x, बोलो। यस मैम। तो बस करो फिर, तो रेट क्या हो जाएगा, के, x की वैल्यू क्या है, के इक्विलिब्रियम, x2 की पावर 1/2 और y2। तो यानी कि रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ x2 रेज टू द पावर 1/2 इंटू y2।
तो x2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1/2 है, y2 के रिस्पेक्ट में 1 है। ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा बताओ? अरे बोल दो। 1.5 1.5 पढ़ 1.5 रहे हो? 1.5 1.5 आ जाएगा। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? जरा एक काम करो, मैं तुम्हें 20 सेकंड दे रही हूँ, सोचो कि मैम ने क्या करवा दिया। जिनके सर से ऊपर गया, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो तो ऊपर ही जाएगा, और जो पढ़ रहे हैं एक बार देखो, नजर मारो। मैम एक बार के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला बताना मैम सेपरेट से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैसे लिखते थे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वही तो लिखा मैंने। ओके ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से इसको देखिए कि मैम ने क्या करवाया, फिर आगे चलेंगे। मुझे थम्स अप कर देना कि हाँ मैम, अभी एक और भी कराऊंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैम थम्स अप नहीं कर। रिएक्शन बंद है जी, रिएक्शन बंद है। बंद है? हाँ यस जी, मैम। यस मैम। यस मैम, किसने बंद कर दिया? मैंने तो नहीं किया आज। चैट भी बंद है जी। मैम बंद है। अच्छा, ये कैसे है? अब देखो, नो मैम। अभी भी बंद है मैम। अब हो गया मैम। अच्छा, ये बंद कैसे था भाई? चलो ठीक है। अच्छा, तुम्हारे तभी थम्स अप नहीं आ रहे। मैं सोचू यार क्या चक्कर है, ये आज कुछ बोल ही नहीं रहे। वैसे तो सारा टाइम बोलते रहते हैं ये लोग वाया चैट, आज चुप बैठे हैं सारे। बता तो देते मेरे को चैट बंद है। वो शायद हमने लास्ट टाइम किया था ना, वो आज बंद ही था फिर। यस मैम। ठीक है, चलो हो गया। चलिए यस मैम। एक Yes, काम ma'am. करते हैं, एक और सवाल करते हैं ताकि आप लोग को एकदम दिमाग में बैठ जाए। और ऐसे क्वेश्चन को आपको जरूर प्रैक्टिस करना है, मैंने डीपीपी में भी डाले हैं ऐसे सवाल। अब देखो, ये तुम करो, गलत चलत जैसे भी तुम्हें आता है, लेकिन तुम खुद करो। चलो चलो मेरा बेटा। पहले स्लो स्टेप के लिए रेट लिखो सारे बच्चे, फिर चेक करो इंटरमीडिएट है तो हटा दो इसको। कोई भी नहीं देखेगा, अपना आप करो। हुआ? यस मैम। बाकी बच्चे प्लीज। सबसे पहले तो तुमने क्या करना है, रेट लो लिखना है। लिखा है ये वाला रेट लो? यस मैम। यही लिखा है जो मैंने लिखा है? यस मैम। यस मैम। ये रहा। फिर तुम्हें चेक करना है क्या इंटरमीडिएट है। हाँ मैम ये है, क्योंकि ये पहले वाले स्टेप के लिए प्रोडक्ट का काम कर रहा है, दूसरे वाले के लिए रिएक्टेंट का। तो ये इंटरमीडिएट है, हटाओ इसको। कैसे हटाओगे? फास्ट स्टेप को यूज करके। तो इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे इसका? NOBr2 by NO into Br2। ठीक है, तो NOBr2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देना। ये दोनों कांस्टेंट है, तो रेट किस पे डिपेंड कर गया हमारा? कंसंट्रेशन NO की रेज टू द पावर 2 और Br2 की। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 मैम। पढ़ना पड़ेगा।
बहुत मेहनत करने की जरूरत है तुम लोगों को, जो इसीलिए पहले रिवाइज करोगे मेरा करवाया हुआ, देन डीपीपी पे जाओ, ठीक है। और ये होमवर्क है, करके देखना इसको, ठीक है। मतलब होमवर्क मतलब वैसे तो अलग से दूंगी, बट ये कर लेना एग्जाम्पल। कल मैं मोलिकुलरिटी कराऊंगी, क्लियर है? यस मैम। मैम इतना ही बहुत है। और कल अपने पेपर जो हुआ है तुम्हारा, संडे को डाउट्स लेके आओगे। कल मैं पेपर डिस्कशन, आप लोगों को पेपर डिस्कशन भी कराऊंगी और आगे भी कराऊंगी, ठीक है मेरा बेटा? Yes, ma'am. यस मैम।